दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई कल की मूवी, जो एक बेहतरीन साइंस फिक्सन तेलुगु मूवी है। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के अंत को दिखाते हुए, जहाँ पर भीषण तबाही मची हुई थी। हर तरफ सैनिकों की लाशें थी, मिट्टी खून से भरी हुई, जिसके बीच कौरवों का एक योद्धा चल रहा था जिसका नाम होता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा युद्ध में हताश होकर इतने गुस्से में होता है कि वह अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पलते हुए बच्चे पर चला देता है। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है। तो इस पर कृष्ण भगवान अश्वत्थामा पर बहुत क्रुद्ध होते हैं और वो उसे इसकी पनिशमेंट देने के लिए युद्ध के वो स्थल पर आ जाते हैं। वे अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालकर श्राप देते हैं कि वो मरेगा नहीं और आजीवन तड़पते रहेगा। उसके शरीर को कीड़े खाएंगे, उसके माथे से खून बहता रहेगा, उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और उसको इंतज़ार करना होगा अब कलियुग के अंत का, जब पाप बढ़ जाएगा और पुण्य बिल्कुल नहीं बचेगा। तब कृष्ण भगवान अपने 10वें अवतार में जन्म लेंगे। जैसे उसने आज एक गर्भ में बच्चे को मारने की कोशिश की है, लेकिन जब वो कृष्ण भगवान 10वां अवतार लेंगे तो उसे उस लेडी का गर्भ मतलब बच्चा बचाना पड़ेगा, क्योंकि उस गर्भ में कृष्ण भगवान का 10वां अवतार पलेगा और उसको बचाने के बाद ही अश्वत्थामा का श्राप टलेगा। और ये जो मणि है वो खुद उसके पास खुद चलकर आएगी और चमकेगी और उसे इशारा करेगी कि वक्त अब आ चुका है कलियुग के अंत का। खैर, उसके बाद अगला सीन आता है, कहानी आगे बढ़ती है। वो दिखाया जाता है कि 2898 AD में हम लोग आ चुके हैं, जो कि महाभारत के युग से 6000 वर्ष के बाद का युग है। इसमें दिखाया जाता है कि हम लोग एक ऐसी धरती को देख रहे हैं जिसमें सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ सूखा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है सिवाय दुनिया के सबसे पहले और सबसे आखिरी शहर काशी का, जहाँ पर राज चलता है सुप्रीम रूलर यास्किन का, या फिर ये कहिए कि कली का। इसमें दिखाया गया है कि कली का जो राजमहल है वो एक उल्टे पिरामिड का स्ट्रक्चर है, जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स के बाहर के कमांडर का नाम है मानस, जो कि यास्किन का प्यादा है। और ये जो वक्त है ना, ये ऐसा वक्त है जहाँ पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, लेकिन एक बात ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। फ्लाइंग कार्स, ग्रेविटी को मात देने वाले डिवाइसेस, रोबोट्स और भी बहुत कुछ है। मतलब अभी के वक्त हम लोग जो भी सोचते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, वो फिल्म में उस समय के आगे की AD में वो पॉसिबल दिखाया गया है। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ढेर सारे अमीर लोग रहते हैं जिनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और बाकी जो बेचारे गरीब लोग हैं उन्हें यहाँ वहाँ काम पर लगाया जाता है, गुलामों की तरह रखा जाता है। यहाँ पर कुछ बाउंटी हंटर्स भी हैं जो पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं, और अगर किसी के पास 1 मिलियन पॉइंट्स हो तो वो कॉम्प्लेक्स में इंटर कर सकता है। यहाँ पे पॉइंट्स वो उस एज का पैसा हो गया है ना, पॉइंट्स मतलब उस ज़माने का वो पैसा हो जाता है। और यहाँ पर ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जहाँ किसी भी इंसान पर स्कैन करो तो उस पर उसका पूरा डाटा मिल जाएगा, उसके पास कितने पैसे हैं, क्या क्या करता है, उसका क्या काम है, या फिर वो क्या कर सकता है, सब कुछ वो डाटा में दिखा दिया जाता है। और अब इधर दूसरी तरफ इस दुनिया के अंदर औरतों का और भी बुरा हाल है, स्पेशली जो वर्जिन है और जो बच्चे पैदा कर सकती हैं, क्योंकि यास्किन जो है वो अपने आप को भगवान मानता है और उसकी उम्र जो इसमें बताई गई है वो 200 साल की बताई गई है। वो 200 साल जीवित है और वो हर एक फीमेल को अपने ही सीड से प्रेग्नेंट करता है। असल में उसको एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि उसके सीड को 120 दिन तक उस अपने गर्भ में रख सके, या 120 दिन से ज़्यादा। फिर उसके गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके वो
वो एक सीरम बनवाता है ताकि वो खुद को सबसे शक्तिशाली बना सके। लेकिन कोई भी लड़की अभी तक ऐसी जिंदा नहीं है जो कि 100 दिन से ऊपर इसको संभाल सके, यानी कि सीड को 100 दिन से ऊपर संभाल पाए। मतलब गर्भ में 100 दिन तक भी कोई ऐसी नहीं फीमेल है जो रख पाती है। वो फिर उसका वो एबॉर्शन जैसा कुछ हो जाता है, या फिर लड़की ही ख़त्म हो जाती है या फिर बच्चा ख़त्म हो जाता है। ये कहें कि दोनों ख़त्म हो जाते हैं। तो फीमेल्स की यहाँ पर यही हालत है। मतलब जैसे जानवर को खिलाते पिलाते हैं उसे और फिर काम पड़ने पर मार देते हैं और मार कर खा जाते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे यास्कीन के कॉम्प्लेक्स में औरतों का भी यही हाल है। उन्हें बस इसलिए सुरक्षित रखा जाता है कि वे फर्टाइल हैं और बच्चे पैदा कर सके। इसलिए बाउंटी हंटर्स पॉइंट्स के लिए छोटी लड़कियों को या फिर वर्जिन लड़कियों को अलग कर दिया करते थे, क्योंकि उसके अच्छे खासे पॉइंट्स उनको मिलते और उन सभी का एक ही मकसद था कि शायद कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्हें एंट्री मिल जाए और वे अच्छी ज़िंदगी जी सके। क्योंकि ना कॉम्प्लेक्स के अंदर ना एक अलग ही दुनिया चल रही थी। बाहर तो सब कुछ ख़राब था जो कि असल दुनिया है, पर अंदर सब कुछ बढ़िया था, या फिर ये कहें कि अच्छे होने का ढोंग था पूरा। मतलब एक जो हेवन होता है ना वैसा अंदर में था। फिर एक डरावना सीन मतलब दिखाया जाता है। तो लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक 90 दिन की प्रेग्नेंट लड़की को एक ट्रायंगुलर चैम्बर जैसे में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक स्नेक लाइक सक्शन पाइप उसके गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्शन कर रही होती है। इसके बाद उस लड़की को जलती भट्टी में डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सीरम का एक्सट्रैक्शन करते वक्त लड़की की मृत्यु हो जाती है, तो लड़की तो मर जाती है, तो उसे जलती भट्टी में डाल दिया जाता है। ये हालात वहाँ पे ना जाने कितनी लड़कियों के साथ हो रहा होता है, क्योंकि दिखाया जाता है कि पूरा जो है लैब है सब में बना हुआ है और सब में लड़की प्रेग्नेंट लड़की सब है और उनके खाने का रूटीन है। उनको जो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं वो उनके लिए खाना ले जाती हैं और उनकी मतलब देखभाल करती हैं। पूरा ये सिस्टम वहाँ पे प्रेग्नेंट लड़की का बनाया गया होता है, बस वो सीरम को प्राप्त करने के लिए। फिर दिखाया जाता है उस सीरम को लेकर साइंटिस्ट मानस और वेद पुराण पढ़ने वाला काउंसलर बानी लेकर जाते हैं, लेकिन यास्कीन पर उसका कुछ खास असर नहीं होता है। और होता यह है कि यास्कीन अचानक से पानी में गिर पड़ता है, क्योंकि उसमें सीरम नहीं जहर था और ऑब्वियसली वो बच जाता है। यहाँ पर वो ये कहता है आज काफ़ी समय के बाद मृत्यु से सामना हुआ है। किसी ने काफ़ी समय बाद उसे मारने की कोशिश की है। असल में ये सब कमांडर के उस साइंटिस्ट ने किया था जो लड़कियों के लैब का साइंटिस्ट था, क्योंकि वो भी ये समझ गया था कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली यास्कीन के हिसाब से ये नए कल का आरंभ था, तो साइंटिस्ट को ऑब्वियसली अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। यास्कीन उसे मार डालता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितना पाप बढ़ गया है, क्या कहीं पर भी पुण्य नहीं बचा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। असली भगवान में मानने वाले कुछ लोग आज भी जिंदा हैं, जिनको रेबल्स कहते हैं। ये लोग असल में संभाला में रहते हैं, जो कि सबसे छुपा हुआ है, इसका पता किसी को मालूम नहीं है। अदरवाइज यास्कीन और उसका कमांडर मानस इस जगह को भी तबाह कर देते, लेकिन वो भी इस जगह को अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ये रेबल्स छुपकर सबकी हेल्प करते हैं। इन सब की मेन लीडर है जिसका नाम है मरियम, जो अश्वत्थामा, महाभारत, कल्कि सब पर विश्वास रखती है। और इसका विश्वास यह है कि एक माँ आएगी जिसकी कोख में कल
से कल की अवतार पैदा लेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खैर यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो जिन्हें काशी लेकर आया जा रहा था, जहाँ पर उनसे काम करवाएंगे और कॉम्प्लेक्स के अंदर उनको इधर उधर भेज दिया जाएगा। एक बच्ची भी थी यहाँ पर उस गाड़ी में जो खुद को लड़का कहती है, क्योंकि वह जानती है कि वो पकड़ी गई तो उसका क्या होगा। सारी लड़कियों को तो अलग अलग कर दिया जाता है, लेकिन किसी तरह वो बेचारी वहाँ से भाग जाती है। अब हम रेबल्स के बीच में एक दिव्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो प्रेग्नेंट है, जिसके पास एक रेबल आता है जिसके पास अश्वत्थामा की वही मणि है। संबाला में ऐसा माना जाता है कि कल की भगवान पास होंगे तो ये मणि चमकेगी, लेकिन दिव्या के पास मणि नहीं चमकता। यानी दिव्या प्रेग्नेंट तो थी पर कल की भगवान उसके गर्भ में नहीं थे। एनीवेज बाउंटी हंटर उनको पकड़ लेते हैं और मणि किसी तरह उनके हाथ से गिर जाती है, लेकिन वो छोटी बच्ची जो भाग गई थी उस मणि को उठा लेती है और भाग जाती है, लेकिन उसके पीछे एक रोबोट पड़ जाता है। उधर कमांडर मानस के सामने दिव्या और एक उस बूढ़े रेबल को पेश किया जाता है, जहाँ पे कमांडर मानस प्रोजेक्शन के जरिए मरियम से बात करता है कि अगर वो संबाला का पता बता देगी तो उसके इस बूढ़े रेबल्स और इस लड़की प्रेग्नेंट जो लड़की है दिव्या को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये सब झूठ बोलते हैं, इसलिए मरियम भी कुछ नहीं बोलती, ना ही वो रेबल बोलता है, और दिव्या को ये लोग वहीं मार डालते हैं। रेबल का भी खून हो जाता है और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि सच में वाकई में धरती पर अच्छाई ख़त्म हो गई है। और तभी हमारी मुलाकात एक और बाउंटी हंटर से होती है जिसका नाम है भैरवा, जिसका रोल हीरो प्रभास ने किया है। भैरवा की एक रोबोट कार AI बुज्जी होती है, जो कि एक लड़के को 5000 पॉइंट्स के बेसिस पर एनालाइज करती है, जो कि उसी ट्रक के अंदर आया था वो लड़का जहाँ वो छोटी बच्ची भी थी, यानी कि वही छोटी लड़की जो भाग गई थी। अब यहाँ पे हर एक बाउंटी हंटर की यही इच्छा है कि 1 मिलियन पाउंड करके कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाए, और भैरवा का भी यही सपना था। अब भैरवा यहाँ खूब लड़ाई करता है और उस लड़के को पॉइंट्स के लिए कैप्चर कर लेता है, क्योंकि भैरवा एक बहुत अच्छा फाइटर होता है और वो ऐसा दिखाया जाता है कि उसमें कुछ स्पेशल है। अब भैरवा की बात करें तो उसे बचपन में एक कैप्टन ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन कैप्टन उसे बड़ा करके उसे कॉम्प्लेक्स में बेचने वाला होता है, पर भैरवा उससे पहले ही कैप्टन को बेच देता है। इसका मतलब कि भैरवा बहुत स्मार्ट है। फिलहाल वो कर्जे में है, जहाँ रहता है उसका रेंट नहीं दे पाता, लोगों के पॉइंट्स नहीं लौटा पाता है, पर उसका एक ही सपना है कि उसको कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है और 1 मिलियन पॉइंट्स कमाने हैं। और उसको एक लड़की बहुत पसंद करती है जिसका नाम है रॉक्सी है, और रॉक्सी को 70 दिन का कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करने का ऑफ़र मिलता है, और तब जाकर भैरवा उससे ये रिक्वेस्ट करता है एटलीस्ट उसको वो वहाँ पर लेकर चले, जिसके चलते वो इसके लिए भैरवा के लिए टेम्पररी वाला 1 घंटे का पास बनवाती है। लेकिन वहाँ पर जाते हम ये देख पाते हैं कि आर्टिफिशियल दुनिया वहाँ पर कैसे बनाई गई है। वहाँ पर समुद्र है, जंगल है, फल के बगीचे हैं, मतलब सब कुछ है। मतलब कि जिस जंगल को आज हम लग्जरी चीज़ें बिल्डिंग्स बनाने के लिए काट रहे हैं, तो उसी ब्यूटीफुल सी और जंगल को ही वहाँ लग्जरी बताकर, फ्यूचर में लग्जरी बताकर पॉइंट्स ले रहे हैं। वाह क्या बात है। और वहाँ वो दोनों पहली बार फ्रूट्स देखते हैं, समुद्र देखते हैं, घोड़े को देखते हैं जो कि उन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं, और उन्हें संतरा खाने भी नहीं आता है। अब ये लोग वहाँ पर काफ़ी एंजॉय करते हैं, लेकिन भैरवा की हरकतों की वजह से गार्ड उसको पकड़कर उसे भगा देते हैं और उसके सारे पॉइंट्स ले लेते हैं और उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर आना बैन कर देते हैं, जिसके चलते भैरवा बाद में काफ़ी दारू पीता है, क्योंकि उसका सपना बस कॉम्प्लेक्स में रहने का था।
अब हम उधर दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि वो बच्ची जो वहाँ जिसका पीछा रोबोट करा था, जो भागी थी वहाँ से मनी लेकर, वो भागते भागते एक शिव मंदिर जो अंडरग्राउंड होता है उसमें जा गिरती है, जहाँ पर हमारी मुलाकात फाइनली एंशिएंट अश्वत्थामा से होती है, जो उस बच्ची को बचा लेते हैं। और अश्वत्थामा कोई नहीं, अमिताभ बच्चन है। और तभी दिखाया जाता है कि मनी चमक रही होती है, क्योंकि कल की अवतार किसी के पेट में पल रहा था। जी हाँ, एक लेडीज है जो यास्कीन के सीड को 5 महीने से ज़्यादा अपने गर्भ में रख लिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनकी ही लैब की एक फीमेल एक्सपेरिमेंट थी, जिसका नाम SUM-80 थी, यानी कि सुमति, जिसका रोल दीपिका पादुकोण कर रही है। अब उसकी ही एक कलीग लेडी उसे फंसवा देती है, जिसके कारण उसको भी सीरम बनाने के लिए उस ट्रायंगुलर चैम्बर में जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसके उस सीरम का सक्शन होता है, तो एक बूंद जैसे खींचा जाता है तो लाइट पावर का बहुत ज़्यादा ही कंजप्शन होने लगता है, क्योंकि उस गर्भ में तो कल की अवतार पल रहे हैं, तो पूरा करंट लाइट आने जाने लगता है। तो वो जो एक्सर्शन हो रहा था वो रुक जाता है और वो दीपिका पादुकोण बच जाती है। वहाँ से वो निकलकर जलती भट्टी वाला जो रास्ता था उसमें गिर जाती है, लेकिन वो रास्ते में एक निकला हुआ रहता है स्ट्रक्चर, उससे वो पकड़ लेती है, जिसके कारण वो जलती भट्टी में नहीं गिरती है। उधर दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि एक खुदाई के दौरान उनको एक हथियार मिलता है जो महाभारत के युग का ही था, जिसे गांडीव कहा जाता है, जो अचानक से एक्टिव हो जाता है, उसे कोई भी छू नहीं पाता है। काउंसलर वानी उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत तेज़ बिजली का झटका लगता है और कम से कम 20 फीट दूर जाकर वो गिरता है। उधर हम ये देखते हैं कि उस लेडी ने, जो उसकी कलीग थी दीपिका पादुकोण की, वो उसे बचा लेती है, वो उसकी मदद करती है। असल में वो एक रेबल थी जो यहाँ पे यास्कीन के इसमें आई थी कॉम्प्लेक्स में सब कुछ पता लगाने। वो एक स्पाई थी रेबल की। वो 2 साल से यहाँ छुपकर सब कुछ देख रही थी। वो सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा रही थी जो यास्कीन कर रहा था, और उसने सुमति की मदद इसलिए की क्योंकि वह देख रही थी कि वो अपनी जान की भी परवाह किए बिना बच्चे को बचाना चाहती थी। तो वो उसे एक सीक्रेट रास्ते के बारे में बताती है जो कॉम्प्लेक्स से उसे बाहर ले जाता। उस सीक्रेट रास्ते के दूसरी ओर उसके आदमी रेबल्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अश्वत्थामा अब मनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका श्राप एक तरह से ख़त्म होने वाला था और वो मनी चमकने लगी थी। वो तो अश्वत्थामा मनी को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। अब वो समझ गए थे कि अब उन्हें माँ की रक्षा करनी है, कल की अवतार की माँ की रक्षा करनी है। और अश्वत्थामा के सारे जख्म भी भर जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सुनीता टनल से बाहर जाने लगती है, लेकिन हर तरफ आग वाले सेंसर होते हैं। इसके सामने से गुजरने पर आदमी पूरी तरह जलकर पिघल जाता। पर वहाँ एक कल की अवतार भगवान श्री कृष्ण की उसमें शक्ति दिखाई जाती है कि दीपिका पादुकोण जैसे ही आगे बढ़ती है सुमति, तो आग का जो फोर्स है वो पीछे हटते जाता है और वो उसे पार कर जाती है। लेकिन उसके पीछे जो गार्ड उसका पीछा कर रहे होते हैं वो आते हैं, लेकिन वो आग में पूरी तरह एकदम जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। दूसरी तरफ उसी टाइम भैरवा के साथ भी कुछ अलग होता है। उसके सामने भी कृष्ण भगवान की चक्रधारी मूर्ति आकर गिरती है, जिसे वो संभाल लेता है और दूसरे लोगों पर गिरने नहीं देता। तो उसे भी लगता है कि कुछ डिफरेंट हुआ है। एनीवेज उधर रेबल के लोग जो वेट कर रहे थे लिली का, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर की रेबल थी, तो वे समझ जाते हैं कि लिली ने अपनी कुर्बानी दे दी है। अब इन रेबल्स के अंदर 2 लवर्स होते हैं जिनके नाम हैं वज्जू और कायरा, और एक वीरन होता है। वो सुमिता को संभालने लगते हैं और वो उसे गाड़ी के अंदर बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ ये दिखाया जाता है कि वो जो सुमति है दीपिका पादुकोण, जिसका लैब वाला नाम था SUM-80, उसे वो नाम सुमिति कायरा ने ही दिया था।
दीपिका कॉम्प्लेक्स के अंदर एक एक्सपेरिमेंट के लिए ही थी, उसका कोई नाम नहीं दिया जाता था एक्सपेरिमेंट का, तो उसका नाम SUM-80 था। अब जब सबको पता चल जाता है कि सुमति SUM-80 जो प्रेग्नेंट है वो वहाँ से भाग गई है, तो उसके नाम की बाउंटी निकल जाती है, जो कि होती है 5 मिलियन पॉइंट्स की थी। 5 मिलियन पॉइंट्स के लिए भैरवा भी अब सुमति के पीछे पड़ जाता है। इसी बीच ये होता है कि इस मुठभेड़ के अंदर कायरा मारी जाती है, रज्जू घायल हो जाता है और वीरन पकड़ा जाता है। लेकिन तभी अश्वत्थामा उसी छोटी बच्ची के साथ वहाँ आ जाते हैं, सबको मार देते हैं। उनके पास एक लाठी होती है जिसके चलते उनको कोई भी छू नहीं पाता। अश्वत्थामा की यहाँ पे लंबाई 8 फीट से भी ज़्यादा। अश्वत्थामा ताकत का अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं। भैरवा भी काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो भी अश्वत्थामा का कुछ नहीं कर पाता है। उधर अश्वत्थामा सुमति को माँ कहकर प्रणाम करते हैं और उनका वही मकसद होता है कि माँ की रक्षा करना। अब ये लोग माँ की सुरक्षा के लिए वीरन उन्हें संबाला लेकर जाता है। सब लोग संबाला चले जाते हैं। उनके वहाँ जाने से वहाँ बारिश हो जाती है, जिनके कारण मरियम को यह विश्वास हो जाता है कि हाँ, यही माँ है असली वाली, कल की इसी की कोख से जन्म लेंगे। संबाला में एक वृक्ष दिखाया जाता है बड़ा सा, जिस पर बहुत सालों बाद 2 पत्ते उगते हैं, जो इस बात का सूचक था कि भगवान आ चुके हैं। और जो ये पेड़ है ना, वो अंडरग्राउंड होता है। पेड़ के अंदर ही गर्म पानी का वो होता है, साफ स्वच्छ पानी का तालाब जैसा होता है, और पेड़ के अंदर ही लोग रहते हैं। वहाँ पे ऐसा माहौल बन जाता है जिससे लगता है कि भगवान का पदार्पण हो चुका है। अल्टीमेटली सब खुश थे, लेकिन दिक्कत यहाँ ये होती है कि भैरवा कमांडर से डील कर लेता है, और वो ये डील करता है कि सिर्फ वही अश्वत्थामा को हराकर सुमति को वापस ला सकता है, और कमांडर इसके लिए मान जाता है। और भैरवा अपनी कार को और AI बुज्जी को ठीक करता है, जिस कार को अश्वत्थामा ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, वो उसे एकदम सुपर कार बनाता है। अब आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि भैरवा संबाला कैसे जाएगा, क्योंकि संबाला का पता तो किसी को नहीं पता है। तो असल में भैरवा के पास वही पहले वाला एक जो रेबल था, जिसको उसने बचाया था पॉइंट्स के लिए, वो होता है, जो कि वो संबाला का ही होता है, और उसे संबाला का पता मालूम होता है कि कैसे जाना है। तो वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें संबाला ले जाऊंगा भैरवा को। वो रेबल भैरवा का बहुत ही बड़ा फैन होता है, क्योंकि भैरवा बहुत ताकतवर था और फाइटर था, जिसे कोई नहीं आज तक हराया था। लेकिन भैरवा तो खुद का सोच रहा था, उसे कल की और इस सब पर कुछ विश्वास नहीं है। उसका बस एक ही मकसद था, उसके अंदर जाना, कॉम्प्लेक्स के। उधर दिखाया जाता है कि दीपिका पादुकोण कायरा के मरने से बहुत दुखी है, और उसे लगता है कि सब कोई उसके कारण मर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाती है, सब कोई उसे बचाने के लिए मर रहे, मतलब वो बहुत दुखी होती है। तो अश्वत्थामा उसे समझाते हैं, वे उसे समझाते हैं कि अगर यहाँ पे सब कुछ ख़त्म भी हो जाए तो ये अच्छे के लिए होना है। अभी बस वो दीपिका मेन है, और वो जो घर में जो कल के अवतार पल रहे हैं वो मेन है, उस पर ध्यान रखना है। भगवान का जन्म खास नक्षत्रों में होना है जो कि करीब है, इसलिए अश्वत्थामा हमेशा दीपिका की सुमति की रक्षा करेंगे। यहाँ अश्वत्थामा अपने हाथ में उस छड़ी का भी राज बताते हैं कि ये लाठी नहीं है, बल्कि उसके प्रिय मित्र, उससे भी ताकतवर, इनफैक्ट सबसे ताकतवर योद्धा कर्ण का है। कर्ण का धनुष है, जिसका नाम है विजय, यानी कि विक्ट्री। और ये धनुष कर्ण को किसी और नहीं बल्कि स्वयं परशुराम जी ने दिया था। लेकिन अश्वत्थामा का ये कहना था कि अब कर्ण ही नहीं रहा, तो ये मात्र एक बूढ़े व्यक्ति की लाठी बन गई है। खैर, होता यह है कि भैरवा के साथ साथ ढेर सारे कॉम्प्लेक्स के सोल्जर और कमांडर मानस आ जाता है।
कमांडर मानस के पास एकदम आधुनिक तरीके का हथियार सब था, जो कि संभाला को एकदम तबाह कर रहा था और तब संभाला की शक्ति को नष्ट कर रहा था। हालांकि हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। इधर अश्वत्थामा और भैरवा की खूब लड़ाई होती है। लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही होती है, फिर भी अश्वत्थामा भैरवा पर हावी होते दिखाई देते हैं। उधर कमांडर मानस मरियम को मार देता है और यहाँ पर जो सीन चल रहा था वो बहुत ही रोमांचकारी होते हैं, मतलब इंटरेस्ट आ जाता है पूरा। कमांडर से बचने के लिए दीपिका पादुकोण सुमति फ्लाइंग मशीन से नीचे गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए अश्वत्थामा और भैरवा दोनों प्रयास करते हैं और उसे बचा लेते हैं। क्योंकि दीपिका को बचाने के लिए दोनों के पास अपना अपना मकसद था। दीपिका को बचाने के बाद अश्वत्थामा भैरवा को बहुत ज़ोर से एक पंच मारता है, जिससे भैरवा एकदम 20 फीट दूर एकदम जाके ढाल होकर गिर पड़ता है सीढ़ी के पास। और बस जैसे ही अश्वत्थामा घूमता है, उधर कमांडर मानस जो है एक जाल में उसे ट्रैप कर लेता है। वो जाल इतना मजबूत होता है कि अश्वत्थामा उससे जितना हिलता है उतना वो जकड़ते जाता है उस जाल। उधर भैरवा जहाँ बेहोश हुआ था वहाँ पर कर्ण की लाठी पड़ी हुई थी, और वो जो कि भैरवा के हाथ से कुछ ही दूरी पे थी। तभी दिखाया जाता है कि उस पेड़ पे जो 2 पत्ती हुई थी, एक पत्ती हवा से टूटकर उस लाठी पर बैठती है और लाठी खिसक कर भैरवा के हाथ में आ जाती है। भैरवा के हाथ में आते ही लाठी जो है एक्टिवेट हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि असल में भैरवा कोई और नहीं, कर्ण है। धनुष हाथ में आते ही भैरवा पूरी तरह से कर्ण में बदल जाता है और जितने यास्किन के सोल्जर होते हैं और उसके फ्लाइंग मशीन सबको वो मार गिराता है और कमांडर को भी मार गिराता है। और सुमति को अपने हाथों में उठाकर जैसे ही वो नीचे आता है तो उसकी बुज्जी कार जो एआई है, वो जैसे ही उसका नाम लेती है भैरवा, तो वो होश में आ जाता है और उसे लगता है कि उसने तो सुमति को बचा लिया है, अब उसे लेके चलना है कॉम्प्लेक्स में। लाठी उसके हाथ से हटते ही वो भूल जाता है कि वो कर्ण है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाला बात है कि अश्वत्थामा से जो कोई भी लड़ रहा था वो मर रहा था, लेकिन एक ही बचा था जो कि भैरवा था। और भैरवा इसलिए बचा था क्योंकि वो कर्ण है। और सीन में इतना अच्छा वो सीन लास्ट का दिखाया जाता है, जिसमें कि जैसे ही अश्वत्थामा को पता चलता है कि वो उसका कर्ण है भैरवा, तो वो महाभारत में का डायलॉग दिखाया जाता है कि कर्ण का वो डायलॉग होता है कि देर तो नहीं हुई मित्र। वो डायलॉग इतना अच्छा लगता है कि मज़ा आ जाता है। फिर भैरवा सुमति को लेकर बुज्जी में बैठकर यास्किन के पास जाने लगता है, जिससे अश्वत्थामा रोकने की वो जाल को तोड़कर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसने तो कार सुपर पावर वाली बना ली थी, तो वो उड़ जाता है कार में से। फ्लाइंग कार वो भी अपनी कार को बना लेता है तो उड़ जाता है, चाहे जो हो आगे, लेकिन वो पूरी पावर के साथ कार को भगा ले जाता है। इधर संभाला का बुरा हाल हो चुका था, पूरी तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मिनी महाभारत हुई है। अश्वत्थामा को समझ में आ जाता है कि भैरवा उसका मित्र कर्ण के रूप में है, बस उसे चीज़ें ठीक से याद नहीं आई हैं। तो अश्वत्थामा की ये भी जिम्मेदारी रहती है कि वो कर्ण को भी याद दिलाए कि वो है कौन, ताकि यास्किन को हराने में, यानी कि कली को हराने में, वो कल्कि भगवान की हेल्प करेंगे। और यहाँ पर माना भी गया है कि 7 चिरंजीवी लगेंगे कली को हराने में। तो इसी के साथ ये फिर हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है एक सीन, जिसमें यास्किन को दिखाया जाता है कि जब वो सीरम की जो सुमति से एक्सट्रैक्ट एक बूंद हुई थी वो उसे लेता है, तो वो और भी ज़्यादा ताकतवर होता है। मतलब उसे दिखाया जाता है कि एकदम पतला दुबला एकदम सूखा हुआ शरीर है, जो कि एकदम मसल्स से पूरा भर जाता है। और इस ताकत को धारण करने के बाद वो ये कहता है कि सुमति को लेने और कल्कि के जन्म को रोकने अब वो खुद जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर यास्किन यानी कि कली
उस गांडीव तक को भी उठा लेता है जिसे कोई छू भी नहीं पा रहा था। उसके पीछे हम लोग 6 हाथों को देख पाते हैं यास्किन के, जो कि एक फॉल्स गॉड की तरह दिखाया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गांडीव को जब मशीन नहीं उठा पाए, कोई नहीं हाथ छू भी पाया, तो उसे यास्किन ने कैसे उठा लिया। तो वो सीरम की एक बूंद गई थी ना उसके अंदर, जो कल्कि भगवान की ही एक बूंद था, गर्भ से लिया गया था सुमति के। वो वही बूंद उसके अंदर गई थी ना, जिसके कारण उसके अंदर वो पावर आ गई, जिसके चलते उसने गांडीव को उठा लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ कल की मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग वेट करते हैं कि कल की मूवी पार्ट 2 कब आएगी। मुझे भी वेट करना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसका पार्ट 2 देखने के लिए और आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।